कि इन थियोरी इट साउंड्स गुड कि एक और लेवल आ गया, एक और फायरवॉल आ गया, लेकिन द प्रॉब्लम इज अबाउट द कमिटी. जो कमिटी है उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है जीसी के लोग हैं ही नहीं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं ही नहीं. दिस इज व्हाट आई एम हियरिंग दैट द क्रिटिक्स आर सेइंग कि इसमें जो कमिटी बनेगी इसमें ओबीसी के लोग होंगे, तो एससी एसटी के लोग होंगे, तो उनके ऑटोमेटिकली दे विल बिलीव द कंप्लेनेंट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली दे आर ट्यून टू दैट. क्योंकि so the complainant, the person who has committed the crime supposedly has to prove himself innocent, and he is already guilty before proving innocence. There are 2 points in it. अगर आपने इसके रूल्स को पढ़ा हो तो रेगुलेशन नंबर 5 में जो 6 सब पॉइंट है, that is about the composition of the equity committee. मतलब मैं आपकी बात को पूरा खारिज नहीं कर रहा हूँ. इसमें दरअसल 2 बातें हैं. पहली बात को पहले करते हैं, फिर दूसरी बात पे आते हैं कि ओनस या बर्डन वाली बात कहाँ रहने वाली है. एक तो ये कि प्रिजम्पशन है कि क्राइम किया है, एक तो ये, वो बाद में लेंगे. पहले ये लेते हैं कि इस इक्विटी कमेटी में जीसी के यानी कि जनरल कैटेगरी के मेंबर्स हैं ही नहीं. आप ये कह रही हैं. हमें लैंग्वेज को समझना पड़ता है. जब हम लॉ पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज में क्या लिखा है और क्या इम्प्लाइड है, दोनों बातें समझनी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ. हो सकता है अंत में मैं ये कहूं कि हाँ एक लाइन और लिखी जा सकती है, लेकिन एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं. मान लीजिए किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भारत के बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमारे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, और यूनिवर्सिटी बोलती है ठीक है हम एक इक्विटी कमेटी बनाते हैं, और उसमें लिखा इक्विटी कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे. उसमें लिखा कि 8 मेंबर्स होंगे, बट एटलीस्ट 1 मेंबर विल बी फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी. इस पर अगर अमेरिकन व्हाइट्स ये कहें कि हम तो हैं ही नहीं, ये बात कितनी जेन्युइन है. ठीक उतनी ही जेन्युइन बात ये है कि इसमें जनरल कैटेगरी नहीं है. इस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 8 + 2 हैं. 2 ऐसे मेंबर्स हैं जिनको टेक्निकली मेंबर नहीं कहते हैं, वो इनवाइटीज हैं, जो 2 बच्चे होंगे. 8 मेंबर्स हैं. पहला मेंबर कौन है? जो कॉलेज का प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी का वीसी है. दूसरा कौन है? जो कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी ने या यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अपॉइंट किया है एज अ कोऑर्डिनेटर, हु विल आल्सो बी द वर्किंग सेक्रेटरी ऑफ द इक्विटी कमेटी. उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट या सीनियर प्रोफेसर्स उस पर काम करेंगे. इनमें से किसी की जाति नहीं लिखी हुई है. ये 5 हुए. 2 लोग सिविल सोसाइटी से आएंगे, कोई भी हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं. एक व्यक्ति स्टाफ से आएगा जो नॉन टीचिंग स्टाफ से या उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का है. 2 स्टूडेंट्स होंगे जो कि मेंबर्स हैं टेक्निकली. तो कई लोग कह रहे हैं कि 10 मेंबर्स नहीं, टेक्निकली 8 मेंबर्स हैं, 2 इनवाइटीज हैं. उसके बाद ये लिखा हुआ है कि इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि एससी, एसटी, ओबीसी, डिसेबल और विमेन, इनसे कम से कम रिप्रेजेंटेशन हो. ये लिखा हुआ है. इमेजिन कीजिए कि आपने एक मेंबर जो एससी है और महिला भी है उसको रखा, एक मेंबर जो एसटी है बाई चांस फिजिकली डिसेबल्ड भी है उसको रखा, एक ओबीसी को रखा. 3 लोग हुए. 5 कौन है? जीसी हो सकते हैं, है ना? नहीं, मैं भी आ रहा हूं उस बात पे. इसका मतलब ये हुआ कि जनरली हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जिस समाज के, जिस समुदाय के लोग ज्यादा हैं संख्या में, वो तो आ ही जाएंगे. प्रिज्यूम तो ऐसे करते हैं. और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये स्टडी किया गया कि भारत की यूनिवर्सिटीज के वीसीज में, प्रोफेसर्स में, कॉलेज प्रिंसिपल्स में किस ग्रुप के कितने लोग हैं, लेटेस्ट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन इस पर एक डेटा हर साल आता है. 21-22 तक का डेटा मैंने देखा है. सर्वे ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शायद बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ नाम हो उसका होता है. जनरली ये देखा गया कि सीनियर प्रोफेसर्स और वीसीज में जनरल कैटेगरी के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है. जब प्रिंसिपल या वीसी कमेटी का हेड है, कोऑर्डिनेटर एक प्रोफेसर रैंक का व्यक्ति होने की बात है, 3 सीनियर प्रोफेसर्स उसके मेंबर्स हैं. मेरे ख्याल से रूल्स लिखने वालों ने, रेगुलेशंस लिखने वालों ने प्रिज्यूम किया हुआ कि वो तो हैं ही इसमें. गलत रिप्रेजेंटेशन, यही गलत है ना. रिप्रेजेंटेशन की बात उसके लिए होगी जिसके नहीं होने का खतरा ज्यादा है. मैं कह रहा हूं कि इस बात पे झगड़े की जरूरत नहीं है. हम लोग सबकी मेंटालिटी ये है
कि सीनियर पोजीशंस पे जीसी के लोग ज्यादा जाते हैं, क्योंकि जीसी कहाँ से निकलते हैं? ज्यादातर मिडिल क्लास, जहां पर एजुकेशन इज प्रायोरिटी, ठीक है, थोड़ा बहुत समृद्ध परिवार है एंड एजुकेशन ज्यादा है, तो द प्रिजम्पशन इज कि जनरल कैटेगरी के लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं पढ़ाई लिखाई में, इसलिए वो सीनियर पोजीशंस में पहुंच रहे हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये हर राज्य में नहीं है। अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे, आंध्रा पे देखेंगे, मैं उसी के आ रहा हूं। आप देखेंगे कि विरोध नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, साउथ में नहीं के बराबर है। नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं के बराबर। नॉर्थ ईस्ट में नहीं होने की वजह कुछ और भी, एक और भी है। ट्राइबल्स तो मिजोरम में बहुत ज्यादा है, लेकिन हर राज्य में उतने ज्यादा नहीं है। लेकिन मिजोरम जैसे राज्यों में विरोध ना होने की वजह है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर ये विरोध हुआ और सरकार को ये विरोध समझ में आया, तो इसमें एक लाइन ऐड करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। सिर्फ ये ऐड किया जा सकता है कि रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिया जाएगा कि समाज के बाकी वर्गों की भूमिका भी शामिल रहे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि रेगुलेशंस बनाने वालों के दिमाग में ये बात रही नहीं होगी कि हम जनरल कैटेगरी को खारिज कर देना है। और वो भी जो सरकार इस समय सत्ता में है, वो सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? उनका तो प्राइमरी वोट बैंक ही वो है, वो कैसे कर सकती है? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 2012 में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था, लेकिन तब किसी ने पूछा नहीं, शोर नहीं मचाया, सवाल नहीं उठा। हम पार्लियामेंट में रिजर्वेशन जब देते हैं महिलाओं को, तब भी लिखते हैं कि महिलाओं को कम से कम इतनी सीट दी जाएंगी। उसमें कहाँ लिखते हैं कि पुरुषों को भी सीटें दी जाएंगी? हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि पुरुष तो आ ही जाएंगे। हमने जब SC/ST रिजर्वेशन दिया था कहीं भी, उसमें ये लिखा था कि इनको इतने % सीट्स मिलेंगी। ये नहीं लिखा था कि जनरल को भी आरक्षण मिलेगा, क्योंकि प्रिज्यूम करते हैं कि वो तो होंगे ही। यहाँ प्रिजम्पशन हो गई। लेकिन अगर इस प्रिजम्पशन से कोई ऐसा खतरा है क्योंकि ये भारत के हर कॉलेज पे अप्लाई होने वाला है, कुछ स्टेट्स में सच में ऐसा हो सकता है। मैं कल रात को सोच रहा था कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो मैंने पाया कि हाँ, हो सकती है। तो इन पॉसिबिलिटीज से अगर भय समाज के एक हिस्से को है और ऐसी पॉसिबिलिटीज हम सोच पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे तो वो भी समझेगा इस बात को। तो इसमें एक लाइन जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है कि वाइल मेंटेनिंग और while ensuring the representation of these communities, also we will also make sure that the other communities are also taken care of.